नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। कैसा रहेगा उनके लिए मार्च का ये महीना। मकर लग्न की भी बात करेंगे। वास्तव में हमें राशि और लग्न दोनों से ही देखना चाहिए। लग्न वो होता है, लग्न भी एक राशि है। लग्न आपकी वो राशि है जो जन्म के समय पूर्व दिशा में उदय होती है, पूर्व दिशा में होती है। जब आप कुंडली खोलेंगे तो यहाँ प्रथम भाव में जो राशि होगी वो आपका लग्न राशि कहलाती है। जहाँ आपका चंद्रमा है, जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन चंद्रमा जिस राशि में था वो आपकी राशि बन जाएगी। हमारे ऋषि मुनियों ने दोनों से ही देखने को बताया है और दोनों से ही उसका विवरण मिलता है, तो दोनों से ही देखना चाहिए। राशि से हम लोग साढ़े साती, ढैया, कंटक शनि ये सब देखते हैं, मतलब कि चंद्रमा से। बाकी लग्न से बाकी सब कुछ देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, कुछ चीज़ें अलग होती हैं। चंद्रमा से मन, एहसास, सुख दुख ये सब देखते हैं। लग्न से बुद्धि के लेवल पर लाभ हानि पर बहुत बार ये चीज़ें कह सकते हैं मैच करती हैं। जब आपको लाभ होता है तो सुख भी होता है, हानि होती है तो दुख भी होता है, तो दोनों से देख सकते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं। अगर हम आपकी कुंडली को देखते हैं, देखिए प्रथम भाव है जिसमें मकर राशि है, क्योंकि आपकी मकर राशि है, उसमें गुरु, शनि और बुध चल रहे हैं। तो अगर आपकी मकर राशि है तो आपकी साढ़े साती तो चल ही रही है प्रथम भाव में, ऊपर से पीक चल रहा है साढ़े साती का। वहां पर आप गुरु भी हैं, शनि भी हैं और बुध भी हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बुध त्रिकोण के स्वामी हैं, केंद्र में बैठे हैं और केंद्र के स्वामी के साथ ही बैठे हैं। तो एक तरह का राजयोग बनाकर बैठे हैं। राजयोग का मतलब ये नहीं कि राजा हो जाते हैं, पर उच्च पद प्राप्ति कराते हैं, प्रमोशन करा सकते हैं, प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं। बुध यहाँ पर 11 तारीख तक है, तो 11 तारीख तक ये राजयोग बना हुआ है। इसके साथ साथ शनि अपने ही राशि में है, शश नाम का महापुरुष योग भी लगा हुआ है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि शनि की राशियां हुई तो उन पे साढ़े साती का असर कम होता है। कारण यही है कि यहाँ शनि अपनी ही राशि में है। तो ऐसे में अगर आपके शनि स्ट्रांग हैं जन्म कुंडली में और अष्टक वर्गा में उनके अच्छे पॉइंट्स हैं, अंक अच्छे मिले हैं अष्टक वर्गा में, तो साढ़े साती में भी लोग काफ़ी तरक्की कर जाते हैं। पर ये जो तरक्की है वो बड़ी मेहनत से आती है। मतलब कई बार आप पीछे हटके जब देखते हैं तो आप पाएंगे कि उस समय में आपने काफ़ी तरक्की की, या दूसरे लोग पाएंगे, पर वास्तव में आपने जो मेहनत की वो तो लोगों को दिखाई नहीं देगी। वो दिखाई देगा कि आपने तरक्की की, पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। वैसे भी शनि को कुंडली में अगर शुभ है तो उसका यही मतलब है कि व्यक्ति एक तो सच्चाई के पथ पे चलने की कोशिश करता है, सत्य को सत्य कहता है, और थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, थोड़ा सा रिजर्व भी होता है। मतलब उसके दोस्त कम ही होते हैं, पर जो होते हैं उनके प्रति वो काफ़ी ईमानदार रहता है और मेहनत बहुत करता है, प्लानिंग बनाता है, हार्ड वर्क करता है। शनि इस मामले में अच्छे हैं और आपका नेचर भी शनि से थोड़ा मिलता हो जुड़ता है ही, क्योंकि आपके लग्नेश ही शनि है। तो अगर शनि अच्छे हैं कुंडली में तो साढ़े साती होने के बावजूद तरक्की होगी। हालांकि मेहनत बहुत करनी होगी, भाग्य से नहीं पौरुष से ही होगी। अगर शनि खराब है और उन पर मालेफिक्स की दृष्टियां हैं, अष्टक वर्गा में शनि के पॉइंट नहीं है, तो आप देख रहे होंगे थोड़ा दिक्कत चल रही होगी। तो ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा, माता काली की पूजा, हनुमान जी की पूजा, भैरव जी की पूजा, ये बेस्ट है। भोलेनाथ का रुद्राभिषेक, इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं जो आपके दिल के ज़्यादा करीब हो। सभी की, इनमें से सभी को शनि से जोड़ा गया है। हनुमान जी को शनि ने वचन दिया था जब वो रावण के यहाँ आए थे, तो उन्होंने शनि को छुटाया था। तो शनि को वचन दिया था जो भी हनुमान जी की पूजा करेंगे तो उनको साढ़े साती, ढैया आदि का प्रॉब्लम जो है ज़्यादा नहीं आएगा। कृष्ण जी के जो हैं, ये जो शनि महाराज हैं वो भक्ति हैं, और भोलेनाथ के तो वो भक्त भी हैं और शिष्य भी हैं। माता काली स्वयं काल को निर्धारित करती हैं और शनि काल हैं, और इसी वजह से माता काली का भी बड़ा रोल है। अगर माता काली की पूजा शनिवार को की जाती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है।
तो उनमें से कोई भी आप चुन सकते हैं। यदि आपके कोई इष्ट देवता है तो उनकी भी पूजा अगर आप शनिवार को करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ईश्वर इन द एंड एक है। ईश्वर इन द एंड एक है। आप कह सकते हैं कि उसको विभिन्न नामों से पुकारा गया है संतों ने, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि सब संता। तो ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा गया है, उसी एक परमेश्वर को। तो आप किसी भी, अगर आपके कोई इष्ट हैं तो उनकी भी प्रार्थना कर सकते हैं। शनि की अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए 11 तारीख तक शनि यहाँ पर चूंकि राजयोग में है तो तरक्की होने का चांसेस ज़्यादा है। पद प्रमोशन प्रतिष्ठा आदि में वृद्धि हो सकती है। मैरिज लाइफ के मामले में थोड़ा सा भले ही शनि बहुत हेल्प ना कर रहे हो, पर पद प्रतिष्ठा के लिए 11 तारीख का जो टाइम है 11 मार्च तक का, वो काफ़ी स्ट्रांग बनता है। अगर किसी की बुध की शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा है और इनकी स्थिति शुभ है तो पद प्रतिष्ठा आदि में वृद्धि हो सकती है। और आपके स्पाउस के, आपकी पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, उनके भी स्टेटस में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि यहाँ से शनि और बुध दोनों ही भाग्य का स्वामी और लग्न का स्वामी दोनों ही सप्तम को देख रहे हैं। तो सप्तम से रिलेटेड कुछ हो सकता है, शादी विवाह आदि के मौके बन सकते हैं, किससे मुलाकात हो सकती है, दोस्ती वगैरह हो सकती है, उसका भी यहाँ पर चांसेस है। शनि की अगर दृष्टियों की बात करें तो तीसरी दृष्टि जो है पराक्रम के भाव पर है। वहाँ पर सूर्य और शुक्र जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये यहाँ पर आएंगे सूर्य 14 तारीख को और शुक्र आएंगे आपके 17 तारीख को। तो उससे पहले ये भाव खाली रहेगा। फिर भी शनि की दृष्टि जो है छोटी मोटी यात्राओं को बढ़ाएगी, मेहनत को बढ़ाएगी, कम्युनिकेशन में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग आदि हो सकती है भाइयों से, पड़ोसियों से। उसके बाद जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो पिता के साथ थोड़ा सा संबंधों में, बॉस के साथ संबंधों में कुछ दूरी आ सकती है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि सूर्य पर होगी। सूर्य आपके अष्टमेश भी हैं तो सास ससुर के साथ भी। और कहीं ड्राइविंग वगैरह करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है 14 तारीख के बाद। यहाँ पर शुक्र भी आएंगे। शुक्र पर शनि की जो दृष्टि है, शुक्र आपके पंचमेश हैं, दसमेश हैं और शनि लग्नेश भी हैं, द्वितीयेश भी हैं। ये एक तरह से अच्छी है। अगर शुक्र की दशा महादशा है, शुक्र का तृतीय भाव में गोचर, उस पर लग्नेश की दृष्टि, उस पर धनेश की भी दृष्टि है, तो ये क्या करा सकता है, आपको लाभ करा सकता है। स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से आपके बच्चे अच्छा कर सकते हैं और पद प्रमोशन आदि की भी जो है काफ़ी उम्मीदें रहेंगी। 7.5 होने के बावजूद अगर शुक्र की दशा है और शुक्र अच्छे हैं तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ लाभ दे के जाएंगे, क्योंकि राजयोग में आ रहे हैं। और अगर इसी तरह का राजयोग जन्म कुंडली में भी है तो ही रिजल्ट आएंगे, अदरवाइज हल्का फुल्का कुछ लाभ हो सकता है, बहुत ज़्यादा उसका असर देखने में नहीं मिलेगा। अगर है तो उसको बढ़ाने के लिए आप स्त्रियों का आदर करें, साफ सफाई रखें मन में, विचारों में, और आसपास जहाँ काम करते हैं वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब व्यवस्थित रखें। छोटी छोटी जो बच्चियाँ होती हैं वो शुक्र को दिखाती हैं, तो उनके लिए कोई गिफ्ट ले सकते हैं, कुछ जो उनको पसंद हो, कोई फ्रॉक ETC जो बच्चों के लिए वो ले सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। स्त्रियों का सम्मान करें, इससे शुक्र शुभ रहते हैं। इलायची की चाय पिएं, नींबू का यूज करें, खास करके शुक्रवार को। बाकी दिन भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शुक्र की महादशा चल रही होगी तो बेटर रिजल्ट आएगा। माता लक्ष्मी की पूजा करें। इसके साथ अगर हम शनि की बाकी दृष्टियां देखें, सप्तम पर है और दसम भाव पर है। सप्तम पर जो शनि की दृष्टि है वो थोड़ी सी दूरी लाएगी, कोल्डनेस लाएगी व्यक्तियों में, प्रेम संबंध आदि में। हालांकि चूंकि शुक्र यहाँ पर रहेंगे 17 तारीख के बाद तो वो कोल्डनेस थोड़ी सी कम रहेगी, 17 तारीख तक थोड़ी ज़्यादा रहेगी। ये काम भाव है, तृतीय भाव, सप्तम भाव, 11वां भाव, ये काम त्रिकोण है। और जब शुक्र काम त्रिकोण में होते हैं तो अट्रैक्शन को बढ़ाते हैं स्त्री पुरुष के बीच में, लड़की लड़के के बीच में। तो जब थोड़ा सा आकर्षण बढ़ेगा, थोड़ा सा प्रेम भी बढ़ेगा। काम का ही रूप प्रेम है और प्रेम का ही रूप भक्ति है, एक ही एनर्जी है, बस उसका फ्लो अलग अलग है। अब काम को आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ स्त्री पुरुष के बीच में काम, क्रीड़ा, ये सब
जो हम बोलते हैं वो भी है, पर इसके साथ साथ कुछ भी पाने की इच्छा, सपने जो व्यक्ति के होते हैं, अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, स्टेटस, पोजीशन, और तो और समाज में कुछ करने की इच्छा, सेवा करने की भी इच्छा, भक्ति में डूब जाने की भी इच्छा, कोई भी कामना वो काम ही है, बस वो अलग अलग तरह का रूप लेती है। इसलिए जब शुक्र अच्छे होते हैं वो सिर्फ स्त्री पुरुष के लिए बीच में नहीं, बल्कि अध्यात्म की तरफ भी ले जाते हैं, समाधि की तरफ, भक्ति योग की तरफ भी ले जाते हैं। तो डिपेंड करेगा कुंडली में शुक्र की कैसी स्थिति है, उसी तरह की कामनाएं बलवती होंगी, उसी तरह के रिजल्ट भी निकल के आएंगे। शनि की जो दसम दृष्टि है वो आपके कर्म भाव पर है, पराक्रम के भाव पर है। कर्म भाव ज्यादा कहेंगे, पराक्रम से ज्यादा पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के भाव पर है। जहां आप कार्य करते हैं वहां पर किस तरह का माहौल रहता है उसके भाव पर है। वहां आ गई किसकी दृष्टि? शनि की दृष्टि आ गई। अब शनि क्या है? ठंडे ग्रह हैं, सूर्य से दूर के ग्रह हैं, वहां अक्सर अंधकार रहता है, इसलिए काली दुनिया को भी शनि दिखाते हैं और हार्ड वर्क को दिखाते हैं। पिता से दूर हो गए थे तो काम की जगह पर बॉस का थोड़ा सा सहयोग ना मिले इसकी संभावना है। हार्ड वर्क काफ़ी करना पड़े, भाग्य बहुत ज़्यादा साथ ना दे, पर उसके बावजूद भी शनि की कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं। कठिन समय में भी किस तरह व्यक्ति आगे निकल सकता है, शनि सिखाते हैं। तो अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, सही रास्ते पे चलते रहेंगे, झूठ, छल, कपट इस सब से दूर रहेंगे और सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, अपने कार्य के प्रति श्रद्धा और लक्ष्य के प्रति एक टक आगे बढ़ते रहेंगे तो शनि फिर रिजल्ट भी बहुत अच्छा दे सकते हैं। हालांकि रिजल्ट आएगा बहुत सारे हार्ड वर्क के साथ ही, मेहनत के साथ ही, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। शनि के बाद अगर हम गुरु को आते हैं, देखिए गुरु आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, लग्न में आए हुए हैं, और तृतीय भाव के स्वामी हैं और लग्न में आए हुए हैं। तो यहाँ पर दोनों ही बहुत अच्छे भाव तो नहीं लगते, दोनों ही भाव पर यात्राएं कराने की बता रहे हैं, आपके और आपके स्पाउस, आपके पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, आप या आपके पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका जो हैं वो दूर जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, यात्राएं बहुत सारी हो सकती हैं। इसके साथ साथ गुरु की ये जो दृष्टियां हैं खर्चा लाएंगी, गुरु की दृष्टियां भी खर्चा लाएंगी, जहां जहां पर पड़ेंगी उनसे, मतलब बच्चों से खर्चा आ सकता है, स्पाउस पे खर्चा हो सकता है, पिता पे खर्चा हो सकता है, इसी के साथ साथ खुद पे भी खर्चा आ सकता है, कोई खर्चा निकल के आ सकता है, और तो और आपका थोड़ा सा मन अकेले रहने को कर सकता है, क्योंकि ये जो 12वां भाव है ये सुनसान, अकेलापन, अलग तरह की थॉट्स उसका भी है। स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए। तृतीय भाव भाइयों का है, तो भाइयों का, पड़ोसियों का काफ़ी आपकी लाइफ में जो है रोल रहेगा, कुछ उनकी वो कुछ डिसाइड कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात पे शायद उनकी सलाह लेनी हो, या आपको उनकी सलाह की ज़रूरत पड़े, या आप लें किसी तरह से, या उनके ऊपर कोई खर्च हो सकता है, इस तरह की भी संभावना है। गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो घर में पुत्र रत्न की या पुत्री नन्ही परी आपके आ सकती है, इसकी संभावनाएं बनाती है। गुरु की शनि बुध सभी की सप्तम पर जो दृष्टि है वो भाग्य से किसी से मुलाकात की संभावनाएं बनाती है। पंचम भाव पर भी गुरु की दृष्टि जो है, पंचम भाव जो है वो बुद्धि का है, ज्ञान का है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस का है, पॉलिटिक्स का है, इसके साथ साथ प्रेम का है, रोमांस का है, और किसी से दोस्ती होने का भी है। तो वो योग तो बना ही हुआ है, पुत्र पुत्री प्राप्ति का, साथ में किससे मुलाकात, रोमांस, शादी, विवाह, इस तरह के योग भी बने हुए हैं, खास करके 17 तारीख के बाद, क्योंकि शुक्र भी फिर काम त्रिकोण में आ रहे हैं। इस वजह से गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो 12वें भाव, 9वें भाव पर है। 12वें भाव का स्वामी भी यहाँ आ रहा है, और 12वें भाव का स्वामी लग्न में आकर 9वें को देख रहा है। तो यात्राओं के, तीर्थ स्थल, तीर्थ यात्रा के, हायर एजुकेशन के लिए यात्रा के, टूरिज्म के लिए यात्रा के काफ़ी योग बने हुए हैं। और आजकल तो एयरपोर्ट भी खुल गए हैं, एक तरह से फ्लाइट्स भी शुरू हो गई हैं, तो उस तरह से भी देख सकते हैं कि हाँ बहुत सारे योग हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि राहु केतु के बीच में सारे ग्रह हैं, तो एक काल सर्प योग तो कतई नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा कार्मिक जरूर बना हुआ है। और जो बात है थोड़ी सी टफनेस दुनिया में रहेगी, आपके ऊपर कितनी रहेगी डिपेंड करेगा। आपकी कुंडली में तो काल सर्प योग नहीं है,
आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति कैसी है। आपको पर्सनल रूप से इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने गुरु की बात कर ली, शनि की बात कर ली, बुध की भी बात की है कि बुध जो है यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी है, लग्न में बैठकर राजयोग बनाए हुए हैं लग्न के मालिक के साथ 11 तारीख तक, और उसके बाद धन भाव में जाएंगे और वहाँ 17 तारीख तक शुक्र के साथ रहेंगे। शुक्र भी 10 मेष हैं तो वहाँ पर भी योग बना हुआ है, तो 17 तारीख तक काफ़ी अच्छी सिचुएशन है। अगर बुध की बात करें तो बुध की अगर जिनकी दशा महादशा है तो पहले 11 तारीख तक तो आपकी ऑरा में वृद्धि हो सकती है, आपको सम्मान मिल सकता है, लोग आपकी बात मानेंगे, आपका पद प्रमोशन प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, उस स्टेटस की वृद्धि हो सकती है। और बाद में जो योग बनता है वो मेनली बनता है धन भी आएगा साथ साथ, स्टेटस में भी वृद्धि हो सकती है, धन में भी वृद्धि हो सकती है। आप धन के लिए बहुत प्रयास करेंगे भी और उसमें सफलता के भी चांसेस बहुत ज़्यादा दिखते हैं बुध की वजह से। अगर बुध की दशा महादशा है और आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है और आप अवश्य इसको बढ़ाना चाहेंगे इस योग को, तो भगवान श्री नारायण की पूजा कर सकते हैं, ओम नमो नारायण का जाप कर सकते हैं, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कर सकते हैं, केसर का तिलक लगा सकते हैं माथे पर, जीवा पर, नाभि में, और नहाने के पानी में हल्दी का यूज कर सकते हैं। अगर आपके कोई इष्ट देवता हैं तो उनकी भी पूजा आप कर सकते हैं बृहस्पतिवार को। बात एक ही है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता। हरि अनंत है, उनकी कथाएं भी अनंत हैं, और संतों ने ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारा है, क्योंकि कितने भी नाम पुकार लो उतने ही कम है। उस हिसाब से जो खूबसूरती है हमारे सनातन धर्म की वो उसमें ही है, इसको समझ गए तो सब कुछ समझ गए। तो ये हम कह सकते हैं गुरु बुध के बारे में भी। तो बुध का गोचर आपके लिए शुभ हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र आपके 10 मेष हैं, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन समाज में स्थिति को दिखाते हैं। पंचमेश हैं, आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंट, मंत्र शास्त्र, क्रिएटिविटी, शिक्षा, पावर, पॉलिटिक्स, रोमांस, ये सब इन सब चीज़ों के भी हैं। और शुक्र का जो गोचर है वो भी शुभ है, द्वितीय भाव में है और तृतीय भाव में है, दोनों में शुभ माना गया है। तो काफ़ी ग्रहों के गोचर शुभ आ रहे हैं, तो महीना तो थोड़ा बहुत अच्छा ही जाएगा। अगर शनि, केतु, राहु की महादशा है और उनकी स्थिति ठीक नहीं है तब तो बात अलग है, अदरवाइज सुधार होना ही होना है। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन धन आदि में वृद्धि होगी ही। इसके बाद अगर हम शुक्र की बात करें, जब वो 17 तारीख तक यहाँ रहेंगे तो आपका दशमेश धन भाव में, पंचमेश धन भाव में, दोनों तरफ से एक तरह का लक्ष्मी योग बना हुआ है, धन प्राप्ति का योग बना हुआ है। अब धन प्राप्ति किसके थ्रू? शुक्र के थ्रू, स्त्रियों के थ्रू, फीमेल्स के थ्रू। आर्ट, म्यूजिक, ड्रामा, चित्रकारी, डांस, मॉडलिंग, डिजाइनिंग, शादी, औरतें, कोई भी ऐसा काम जो चमकती हुई चीज़ों का हो, वाइन्स, कोई स्टैंडर्ड का काम जो बहुत, जैसे मीडिया है वो भी उसमें आ जाता है, जिसमें बहुत फेम हो, इस तरह की चीज़ों में अगर आप हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है, अदरवाइज भी आपको लाभ होगा। पंचमेश का धन भाव में आना, आपका बड़ा बेटा, बड़ी बेटी बहुत अच्छा कर सकती है, उसके पद, प्रमोशन, पोजीशन आदि में वृद्धि हो सकती है। फैमिली में भी उसकी वजह से आपको धन लाभ हो सकता है, या फिर आपको भले ही लाभ ना हो उनको लाभ हो जाए, इस तरह का भी सिचुएशन यहाँ पे रह सकती है। शुक्र का यहाँ पर आना, शुक्र की चीज़ों से मतलब कि स्टॉक मार्केट से, ज्वेलरी से, हाई ब्रांडेड चीज़ों से, चमकती हुई चीज़ों से, मॉडलिंग, चित्रकारी, इन सब से लाभ को दिखाता है। शुक्र 17 के बाद आपके तृतीय भाव में आएंगे जहाँ पर वो उच्च के हो रहे हैं, तो प्रेम बढ़ाएगा, अध्यात्म की तरफ, स्त्रियों की तरफ, पुरुषों की तरफ, कामना बढ़ाएगा, वासना बढ़ाएगा। कुंडली पर डिपेंड करेगा, वो कामना आपकी भक्ति के लिए हो सकती है, चीज़ों के लिए हो सकती है, पर एक तरह की क्रिएटिविटी रहेगी, एक तरह की एनर्जी रहेगी, एक तरह का आप जो बातें करेंगे उसमें एक नशा रहेगा, ऐसा कि जिस तरह का चार्ट है उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही रिजल्ट आएगा। यात्रा की भी बड़ी संभावना यहाँ से बनती है।
आपके पिता भी यात्रा कर सकते हैं, आपके पुत्र या पुत्री भी यात्रा कर सकते हैं, और आप खुद भी किसी बड़ी यात्रा पर या फिर तीर्थ स्थान की यात्रा पर या फिर बिजनेस के लिए, हाई एजुकेशन आदि के लिए बाहर विदेश आदि जा सकते हैं। इस तरह की जो बातें हैं वो कौन बना रहे हैं? शुक्र बना रहे हैं। शुक्र का ये गोचर आपकी माता के लिए बताता है कि वो भी कहीं बाहर जा सकती हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी खर्च आदि हो सकता है, उनके धन आदि में भी वृद्धि हो सकती है। माता के लिए आप इस तरह से देख सकते हैं। अगर हम आपके पिता की बात करते हैं तो उनके पंचम भाव में ये सब ग्रह हैं, छठे में ये, सप्तम में ये। तो शुक्र सप्तम को देख रहे हैं, उनके सप्तम में पिता के भाव में आ रहे हैं, सूर्य भी आ रहे हैं, तो एक तरह से अच्छा है। सूर्य के आने से माता पिता के बीच भले ही थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मतलब 14 तारीख के बाद, पर शुक्र का वहाँ आना एक तरह से आराम उनकी लाइफ में बढ़ सकता है। कुछ भोग की चीज़ें, कुछ अच्छा खाना, अच्छा कपड़े, किसी तरह का उनको गिफ्ट आदि मिल सकता है, इस तरह को दिखा रहा है। और ओवरऑल उनके पद प्रतिष्ठा प्रमोशन आदि के लिए अच्छा ही है, इसमें कुछ खराब योग उस मामले में है नहीं, अच्छा है पिता के लिए, माता के लिए भी। अगर हम आ जाते हैं शुक्र के बाद सूर्य के ऊपर, देखिए सूर्य जो है वो अष्टमेश है, और अष्टमेश का धन भाव में आना, फिर तृतीय भाव में आना, धन के मामले में उतार चढ़ाव आ सकता है अगर सूर्य की दशा महादशा है कोई। अब सूर्य जो यहाँ पर है वो कैरियर के स्वामी के साथ भी है, तो सूर्य की दशा महादशा है तो 17 तारीख तक ट्रांसफर आदि भी हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है, फैमिली में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है, बंटवारा सटवारे की सिचुएशन भी आ सकती है 17 तारीख तक। उसके बाद छोटे भाइयों से, पड़ोसियों से कुछ झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस बनते हैं अगर सूर्य की दशा महादशा है। अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा कम करना चाहते हैं, कुछ ऑस्पिशियस रिजल्ट देना चाहते हैं, तो पिता का आदर करें, सम्मान करें, हमेशा ही करते रहें। सूर्य देव को नमस्कार करें, उनको जल दें, जल देते वक्त आप उसमें थोड़ा सा लाल पुष्प या कुमकुम का यूज कर सकते हैं। चाहे तो अंगूर का जो होता है ना, अंगूर या मुनक्खा का यूज भी उसमें कर सकते हैं, तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देने में यहाँ सूर्य सहायता करेंगे। सूर्य जब यहाँ पर हैं 14 तारीख तक, 14 तारीख तक अगर हम बात करते हैं तो सूर्य और शुक्र की जो संयुक्त दृष्टि जो आ रही है आपके अष्टम भाव पर, तो सास ससुर से लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है, इस तरह की संभावना यहाँ पे बनती है कि अष्टमेश अष्टम को ही देख रहा है। उसके बाद सूर्य और शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे, अष्टमेश और पंचमेश और दशमेश एक साथ है, तो सडन चेंज इन प्रोफेशन और प्रमोशन कुछ इस तरह की संभावना है, और सडन यात्रा की प्लानिंग भी आपकी बन सकती है अगर आपकी सूर्य या शुक्र की दशा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। कब हो पाएगा? अगर जन्म कुंडली में भी इस तरह का कुछ है तभी हो पाएगा, अन्यथा ऐसा कुछ खास नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं आपके मंगल पर, जो कि आपके चतुर्थेश हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं। अब चतुर्थेश और एकादश भाव का स्वामी पंचम में आया हुआ है। पंचम भाव काफी सॉफ्ट भाव है, उसमें क्रूर ग्रहों का आना बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं माना गया, और ये मंगल के शत्रु की ही राशि है। शुक्र और मंगल की कुछ बहुत ज्यादा बनती नहीं है, तो यहाँ पर ये है अगर मंगल की दशा महादशा है तो पुत्री या पुत्र आपके जो हैं उनसे थोड़ी दूरी आ सकती है। अगर आप स्त्री हैं और प्रेग्नेंट हैं तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मेहनत बहुत करिए, तभी रिजल्ट आएगा, मन थोड़ा कम लगेगा। आप थोड़े से क्रिटिसाइज कर सकते हैं लोगों को, आपकी जो वाणी है उसमें भी थोड़ा सा कह सकते हैं गुस्सा आदि हो सकता है। नींद आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ एक्स्ट्रा खर्च आ सकते हैं जिनके बारे में आपने नहीं सोचा था। अगर यहाँ पर मंगल हैं आपकी कुंडली में भी तो ये रिजल्ट और ज़्यादा हो जाएंगे। ये मंगल और राहु का अंगारक योग भी है,
तो अंगारक योग पंचम स्थान में बुद्धि थोड़ी सी भ्रमित कर सकता है, बुद्धि का भाव है। गुस्से में, जल्दबाजी में आप कुछ गलत कर सकते हैं, गलत कह सकते हैं, तो शांत रखें अपने आप को। चंद्र क्रिया कर सकते हैं। चंद्र क्रिया मतलब बाईं नाक से सांस लेते हैं, दाएं से निकाल देते हैं। इसके लिए आप किसी मुद्रा का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर सिंपली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाईं जो नाक का ये जो है, इसको आप इला नाड़ी बोलते हैं और दाईं को पिंगला नाड़ी बोलते हैं। इला नाड़ी चंद्रमा से रिलेटेड है, पिंगला जो है सूर्य से रिलेटेड है। तो जब भी गर्मी बढ़ती है, गुस्सा बढ़ता है, कुछ इस तरह का है, तो बाईं नाक से सांस लेते हैं और दाईं से निकालते हैं। तो चंद्र की जो एनर्जी है बढ़ती है, वो एक तरह से आपको शांत करती है। इससे उल्टा जब तेज बढ़ाना हो, थोड़ा आलस से ज़्यादा हो, तो दाईं नाक से आप सांस लेते हैं, बाईं से निकालते हैं, उससे सूर्य की एनर्जी बढ़ती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, क्योंकि प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेद, वास्तु, ज्योतिष, ये सभी एक ही चीज के कई तरह के पहलू हैं, चीज एक ही है, ज्ञान के। मंगल की यहां से जो दृष्टियां हैं, अष्टम पे पड़ेगी, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर, एकादश भाव पर और आपके द्वादश भाव पर। अष्टम पर जो मंगल की दृष्टि आई है, तो सास ससुर से लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति आदि मिलने का चांस है, पर उनसे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो सकती है। बड़े भाई के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर आपको कोई ग्रुप है, कोई इस तरह का, जिस किसी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहाँ कुछ सीनियर से आपकी थोड़ा बहुत तू मैं होने का चांसेस बनता है। और 12वें भाव पर जो दृष्टि है वो आपको बाहर तो अवश्य ले जाने में सहायता कर रही है, पर खर्चा कोई आ सकता है। इसका नेगेटिव इफेक्ट कम करना चाहते हैं तो हनुमान जी की, बजरंगबली की पूजा कीजिए। मीठे का जो प्रसाद है वो मंगलवार को बांट दीजिए। और कर्म तो है ही, ये जो मृत्युलोक है वो कर्म प्रधान है। आपको खुद कोई भी अगर कोई सिचुएशन बनती है तो उसको एकदम से रिएक्ट नहीं करना है, थमना है, रुकना है, देखना है, और वो सिचुएशन आपसे क्या चाहती है वो उस तरह का एक्शन लेना है, ना कि जो आप चाहते हैं। मन में जो आएगा वो नहीं करना है, आपका मन वो करना चाहिए जो आप चाहते हैं। यू शुड बी द मास्टर, ना कि आप, कुछ लोग कहते हैं मैं तो वही करता हूँ जो मन करता है, वो वास्तव में कह रहे हैं आई एम द सर्वेंट ऑफ माई माइंड। होना चाहिए उल्टा। तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। धीरे धीरे मन जो है कंट्रोल में आने लगता है या फिर आपकी बात मानने लगता है। उसके लिए वैराग्य और लगातार प्रयत्न करना ज़रूरी है। अपने आप को देखते रहना ज़रूरी है। अच्छी बातें देखना, सुनना हर वक्त, क्योंकि जैसा खाओगे आहार वैसा करोगे व्यवहार है, तो आयुर्वेद कहता है। पर आहार सिर्फ वही नहीं है जो हम खाते हैं, जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो छूते हैं, जिस तरह की हमारी इन्फॉर्मेशन है, वो भी हमारे इंद्रियों का आहार है। और इंद्रियों का स्वामी मन चंद्रमा है, और मन के थ्रू ही ग्रह काम करते हैं। तो सब कुछ आहार अगर पॉजिटिव होगा तो आप अपनी डेस्टिनी को पॉजिटिविटी की तरफ बिल्कुल बदल सकते हैं। तो उसके लिए पर कोशिश करना होगा, लगातार प्रयत्न करना होगा। मंगल की भी दृष्टियों को हमने देख लिया। अब राहु और केतु की बात रही है। देखिए, राहु मंगल दोनों ही एक साथ है, तो एक तो यही है, अगर एक तो अपने बच्चों से थोड़ी दूरी आ सकती है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखें। पढ़ाई में अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं तो कामना वासना आदि तो बढ़ रही है, एक दूसरे से जानने के लिए तो समय अच्छा है, पर गुस्से की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं, धैर्य कम होने की वजह से आप कुछ ऐसा कर या कह सकते हैं, जल्दबाजी की वजह से रिश्ते में कुछ खटास आदि आ सकती है। इस बात का ध्यान रखें। जितना सम्मान अपने आप को देते हैं उतना ही सम्मान उनको भी दें। राहु और मंगल का जो संयुक्त है। राहु की बाकी की जो दृष्टियों की बात करें तो 1 2 3 4 5 बाहर फौरन यात्रा करा सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं। पिता से संबंधों में थोड़ा सा बच के चलना है। वहाँ थोड़ा सा 14 तारीख के बाद खास कर, क्योंकि सूर्य पर भी शनि की दृष्टि आ जाएगी। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर हम नवम की बात करें, नवम दृष्टि की, तो वो लग्न पर आती है। भ्रम में ना रहें, ज्ञान से काम लें, ध्यान से काम लें। कोई भी चीज़ को पूरी तरह जाने बगैर उस पर कोई आवेश में आकर निर्णय ना लें। राहु
आवेश में निर्णय दिला देते हैं। लोभ, लालच, इस तरह की जो नेगेटिव जो चीज़ें हैं, तीव्र कामना, उसके आवेश में कोई भी निर्णय ना लें। जब भी निर्णय लें तो बैलेंस में हों, शांत हों, तब लें तो निर्णय अवश्य सही होगा। और इससे राहु भी कंट्रोल होते हैं। बाकी राहु को कंट्रोल करने के लिए माता दुर्गा की पूजा, दुर्गा सप्तशती का पाठ, नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चई का जाप, ओम दुम दुर्गाय नमः का भी पाठ कर सकते हैं। ये बहुत श्रेष्ठ रेमेडी हैं। ये तो हो गया ज्योतिष का पाठ। कार्मिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से सही रास्ते पे चलना, धर्म का पालन करना। धर्म का मतलब हुआ धर्म पद्धति, ईश्वर की प्रार्थना, पूजा, बाकी कर्म योग, भक्ति योग, इनमें से कोई। इसके साथ साथ जो धर्म के स्तंभ हैं, जैसे कि ज्ञान है, विद्या है, क्षमा है, दया है, करुणा है, सबके प्रति समभाव है, सत्यनिष्ठा है, इन सब का पालन करना, तो उसको कह सकते हैं जो धारण करने योग्य हो, वही धर्म है। तो उन सब का पालन करेंगे तो राहु कमज़ोर नहीं कहेंगे, पॉजिटिव हो सकते हैं। अचानक से फिर आपको वो आगे भी ले जाएंगे, बढ़िया भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा। आपको फर्श से अर्श पे भी बिठा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और राहु की स्थिति पर डिपेंड करेगा कुंडली में कैसी है। केतु यहाँ पर जो है एकादश भाव के केतु अच्छे कहे गए हैं। आपको थोड़ा सा बड़े भाई के साथ, बड़ी बहन के साथ थोड़ा सा नीरसता जरूर आ सकती है। दोस्तों से आपको अलग करना थोड़ा भले ही चाहेंगे, पर धन आदि के लिए केतु की जो स्थिति है अच्छी मानी गई है। तो हमने सभी ग्रहों को देख लिया। अब थोड़े से इस महीने के त्यौहार देख लेते हैं। त्यौहार कौन से रहेंगे इस महीने में? जो आपके लिए लकी नंबर रहेंगे वो रहेंगे 6, 9 और 8। 6, 9 और 8, 6, 9, 8 तारीख हो सकती है। ऐसे नंबर जिनका योग 6, 9, 8 है वो आपके लिए लकी रह सकते हैं। अगर हम कलर की बात करें तो वाइट, ब्लैक, रेड, ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। येलो को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं अब येलो है तो डर जाएंगे, वो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। आप इस तरह से देख सकते हैं। जो दिनों की बात करें हम, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत फ्राइडे, वेडनेसडे और सैटरडे जो हैं वो बेटर हैं। अब आ जाते हैं हम त्योहारों पर। देखिए 11 तारीख की महाशिवरात्रि है, तो आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 28 तारीख की छोटी होली है और 29 तारीख की आपकी बड़ी होली है। होली, छोटी होली का जो त्यौहार है वो हिरण्यकश्यप से जुड़ा हुआ है। वैसे हमारे सभी जो त्यौहार हैं वो अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की विजय को दिखाते हैं। तो धर्म के रास्ते पर चलिए, सत्य के रास्ते पर चलिए, विजय आपकी होगी जरूर। लेट हो सकता है पिछले कर्मों की वजह से, जैसा भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जब अर्जुन कहते हैं कि अगर रिजल्ट जो है प्रकृति को अपने अनुसार ही देना तो कर्म क्यों किया जाए, तब भगवान कृष्ण बोलते हैं कि वो जो रिजल्ट आता है उसमें तो बहुत सारे जन्मों का इंटरफेयर हो जाता है, पर इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि आपको अच्छे कर्म का रिजल्ट नहीं मिलता। हाँ, दूसरे कर्मों की वजह से अब रिजल्ट थोड़ा सा बदल सकता है, देर से मिल सकता है, पर मिलेगा ज़रूर। इसके बाद देखिए 28 तारीख की पूर्णिमा है, छोटी होली पूर्णिमा को ही होती है। 9 तारीख की विजया एकादशी है और 29 तारीख की अमालिका एकादशी है। जो प्रभु के भक्त हैं, जो नारायण भक्त हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। 10 और 26 तारीख का प्रदोष व्रत है भोलेनाथ का, शिव शंकर का, महादेव का। 31 तारीख की संकष्टी है। महाशिवरात्रि के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, जो कि 11 तारीख को है। और 13 तारीख की अमावस्या, 14 तारीख की मीन संक्रांति। अमावस्या, संक्रांति ये जप के लिए, तप के लिए, दान के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इन दिनों में व्रत का भी महत्व है और इसके साथ साथ दान पुण्य का भी काफ़ी महत्व है। अध्यात्म के क्षेत्र में संक्रांति का भी एक विशेष महत्व है, क्योंकि सूर्य आत्मा को दिखाते हैं। और संक्रांति जब आत्मा मतलब सूर्य जो राशि चेंज कर रहे होते हैं, तो इस दिन किए गई तपस्या, मेडिटेशन का विशेष महत्व होता है। जप आदि का भी विशेष महत्व होता है। तो इसी के साथ में मकर राशि, मकर लग्न के लिए मार्च का जो राशिफल है उसको समाप्त करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।